हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर की जो बुक है एमपीएससी 1 भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस बुक को जो है कवर कर रहे थे। तो इस बुक के जो 3 चैप्टर हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब वहाँ से मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा है भारतीय विदेश नीति के निर्णय लेने वाले निकाय। मतलब वो निकाय जो भारतीय विदेश नीति के निर्माण से रिलेटेड जो है निर्णय लेते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो निकाय हमारे कौन कौन से हैं? वो है विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और संसदीय समितियां। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज हम विदेश मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो गाइस, हम सबको पता है जैसे आज़ादी के बाद भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है और इसी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत ही भारतीय विदेश नीति का जो है निर्धारण और क्रियान्वयन होता है। भारत में विदेश नीति का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न निकाय और व्यक्तियों की सहभागिता के आधार पर जो है लिए जाने की परंपरा है। जो भारत की विदेश नीति है, इसका निर्माण जो है कोई एक व्यक्ति, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं लेता, बल्कि विदेश नीति के निर्माण के लिए जो विभिन्न निकाय बने हुए हैं, ठीक है, वो निकाय और बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारे नेतागण होते हैं, वो सारे मिलकर जो है सहभागिता के आधार पर विचार विमर्श कर कर ही विदेश नीति के निर्माण से संबंधित जो है निर्णय लेते हैं। विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के द्वारा निश्चित और अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो अंतिम निर्णय जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन लेता है? मंत्री परिषद लेती है। मंत्री परिषद के अंतर्गत जो है एक छोटी सी निकाय, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं, वो होती है। इसके अंदर जो कैबिनेट है, इसमें जो है बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो कैबिनेट होती है, ये कैबिनेट सोच समझकर जो है अपना निर्णय लेती है। कैबिनेट की एक उप समिति होती है जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है। जो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसका दायरा जो है बहुत बड़ा होता है। ये समिति विदेश नीति के निर्माण और निर्धारण और सुरक्षा संबंधी विषयों पर जो राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं। ये जो कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, ठीक है, तो ये जो समिति है ये क्या करती है? ये जो है जो राष्ट्र की सुरक्षा है, इससे संबंधित जो नीति होती है या फिर ऐसा कोई निर्णय जो राष्ट्र हित को प्रभावित कर सकती है, ऐसे संबंधित विषयों पर जो निर्णय है वो सोच समझ कर लेती है। इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि सरकार के अंदर ये जो कमेटी है, इसके अंदर जो कैबिनेट मंत्रालय है, जो कैबिनेट है, इसके अंदर जो सुरक्षा संबंधी कैबिनेट की जो समिति है, यही विशेष रूप से वैदेशिक नीति और भारत की सुरक्षा संबंधी विषयों पर अंतिम निर्णय लेती है और उसे क्रियान्वित भी करती है। देश की विदेश नीति राष्ट्र के संसाधन और लक्ष्यों का सम्मिश्रित तत्व होती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र हित की प्रधानता होती है। कोई भी या फिर किसी भी देश की जो सरकार है, वो अपनी विदेश नीति का जो निर्धारण है किस आधार पर करते हैं? अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्र हित के आधार पर करते हैं, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्र का जो हित है वो सबसे पहले होता है। वैदेशिक नीति राष्ट्रीय हित की पूर्ति का एक समाधान है। जो हमारे राष्ट्रीय हित है उसको पूरा करने के लिए ही जो है विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र लक्ष्यों और इसके संसाधन के बीच आपसी सहयोग के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है जो राष्ट्र हित के अनुकूल हो। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्र है उसका लक्ष्य क्या होता है? अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना, ठीक है।
तो अपना जो लक्ष्य होता है किसी देश का, उस लक्ष्य और संसाधन के बीच जो है सहयोग स्थापित करके कोई निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय जो है राष्ट्रहित के अनुकूल होना चाहिए। यह कार्य विदेश विभाग के नीति निर्माता द्वारा किया जाता है। ठीक है, विदेश नीति निर्माण का कार्य जो भारत का जो विदेश विभाग है इसके द्वारा लिया जाता है। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति विभिन्न देशों के साथ व्यवहार करने की एक प्रणाली है। विदेश नीति क्या होती है? जो अपने देश के अलावा बाहर के जो विश्व के जो अन्य और भी देश है उनके साथ व्यवहार करने की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य देशों के साथ व्यवहार और संबंध स्थापित करता है। और मॉडेल्स की, ठीक है, इन्होंने विदेश नीति से रिलेटेड जो है अपनी परिभाषा दी है जो मॉडेल्स की है। इनके अनुसार विदेश नीति क्या होती है? इनके अनुसार विदेश नीति वैसी गतिविधियां हैं जो विभिन्न समुदाय के द्वारा अन्य राज्य के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए तथा उसके अंतर्गत अपनी क्रिया और व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में संयोजित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राज्य है, मतलब जो अन्य देश है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसे राज्य नहीं होते जैसे इंडिया में 23 स्टेट हो गया, ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम स्टेट बोलते हैं तो इसका मतलब देश होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राज्य है इसके व्यवहार को परिवर्तित जो है करने पर बल दिया जाता है। वैदेशिक नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को वाद विवाद और विचार विमर्श में बदला जाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व। तो क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो वाद विवाद होता है उसको, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसको विचार विमर्श, ठीक है, विचार विमर्श द्वारा जो है सॉल्यूशन निकालने का उसका कोशिश किया जाता है, जिससे राष्ट्र सुरक्षा को महत्व मिले। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में वैदेशिक नीति का मूल आधार राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की पूर्ति है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई देश जो है सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखता है और उसी को देखते हुए जो है अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। भारतीय विदेश नीति का निर्धारण सामान्य रूप से हमारे राजनीतिक नेतृत्व करते हैं, पर यह बात भी निश्चित है कि विदेश नीति के निर्धारण में सरकार की विभिन्न संस्था और संगठन का सहयोग भी व्यापक रूप से होता है। विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण इकाई होती है और इस इकाई को विभिन्न निकाय भी सहयोग देते हैं। जो हमारी विदेश नीति है उसका निर्माण जो है विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, पर हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं इसका जो सहयोग है वो देश के विभिन्न निकाय है जो वो देते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जो है सर्वोपरि होते हैं, जो मंत्रिपरिषद और विदेश विभाग के सहयोग से कोई भी निर्णय जो है लेते हैं। अब हम विदेश मंत्रालय, जो भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माण में विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका होती है इसको देखेंगे। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण करना बहुत कठिन काम होता है। विदेश नीति आंतरिक नीति जैसा नहीं होता। ठीक है, किसी भी देश की जो घरेलू नीति होती है, देश के अंदर सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है, विदेश नीति उन नीतियों से बिल्कुल अलग होती है। आंतरिक नीति में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, अगर देश के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्पल के लिए हम कानूनी व्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं या मूल्य वृद्धि की समस्या की बात कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है बहुत इजीली गवर्नमेंट जो है निकाल लेती है। अगर कानून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डीएम या एसपी जो है मिलकर इन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल लेते हैं। और अगर मूल्य वृद्धि होने पर, अगर किसी वस्तु का मूल्य वृद्धि हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो सरकार है उस वस्तु को व्यापक मात्रा में खरीद लेती है और कम दाम पर जो है उसको बेचना शुरू कर देती है, जिससे जो मूल्य वृद्धि है वो रुक जाती है।
पर वैदेशिक नीति के निर्माण में जो है ऐसा नहीं होता। इसके लिए विदेश नीति के संबंध में जो है विदेश नीति के निर्माण के लिए हमें इसके संबंध में विस्तृत ज्ञान, व्यवहार और अनुभव की ज़रूरत होती है, क्योंकि विदेश नीति का संबंध जो है अपने देश से ना होकर किसी दूसरे देश से होता है, जिसके व्यवहार का नियंत्रण अपने देश के बस में नहीं होता है। इसके संबंध में सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि किसी भी देश के साथ बात करने से पहले या फिर कोई विचार विमर्श करने से पहले जो है उचित माहौल है या नहीं, या बात करने का उचित अवसर आया है या नहीं, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। अगर किसी अन्य देश के नेता के साथ बातचीत करने का अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए किसी भी अन्य देश के साथ जो है संबंध स्थापित करने से पहले या किसी टॉपिक पर बात करने से पहले जो है अवसर खोजना पड़ता है। जैसे ही सही अवसर आता है उसी अवसर पर जो है बात करना पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें पाकिस्तान की, तो हम कह सकते हैं कि अगर आतंकवाद को रोकने के लिए हमें पाकिस्तान से बात करना है तो हमें पाकिस्तान के साथ अवसर, माहौल और पाकिस्तान के व्यवहार को देखते हुए उससे बात करनी होगी, ताकि उस बातचीत का जो है उचित परिणाम निकले, और इसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत वैदेशिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान और विवेक से संपन्न लोग होते हैं। जो विदेश मंत्रालय है इसके अंतर्गत जो है विशेषज्ञ होते हैं और बहुत ही विवेक संपन्न लोग होते हैं, जो हर समय माहौल के अनुसार, जब जैसा माहौल है उसके अनुसार जो है उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए विदेश मंत्रालय में विशेषज्ञ का भंडार होता है और विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री के निर्देश के अनुसार ही काम करता है। विदेश मंत्रालय राजनीतिक व्यक्ति होता है। जो विदेश मंत्री होता है वो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है और कैबिनेट का सदस्य भी होता है, पर वैदेशिक क्षेत्र में उसका ज्ञान विशेषज्ञ की भांति नहीं होता। ठीक है, जो विदेश मंत्री होता है उसके पास जो है कोई स्पेशल जो है वैदेशिक नीति की कोई नॉलेज नहीं होती। वह विदेश मंत्रालय में जितने अधिकारी नियुक्त होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर वहाँ पर काम करते हैं, उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और विदेश नीति के संचालन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कैबिनेट की स्वीकृति लेने के बाद ही जो है कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत सामान्यतः IFS अर्थात भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित होते हैं। ठीक है, जो IFS के जो अधिकारी होते हैं, जिनका जो है UPSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है और उसके द्वारा जो है वो सेलेक्ट होते हैं, तो उन्हीं को इसमें नियुक्त किया जाता है। विदेश मंत्रालय में अति वरिष्ठ और वैदेशिक ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण होते हैं। विदेश मंत्रालय में जितने भी लोग होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो है वो विशेषज्ञ होते हैं। इसके अंतर्गत शीर्ष पर अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो मंत्रालय के अध्यक्ष और विदेश मंत्री का मुख्य परामर्शदाता होते हैं। वह समय समय पर विदेश मंत्री को परामर्श देते हैं। जो विदेश मंत्रालय है इसमें जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग होते हैं, जो कि विदेश मंत्री को विदेश नीति के निर्धारण करते समय जो है अपना परामर्श देते हैं। विदेश सचिव जो होते हैं उनकी सहायता के लिए मंत्रालय में अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारी विदेश पूर्व और पश्चिम के नाम से जो है नियुक्त होते हैं। ये दोनों अधिकारी सचिव की जो है सहायता करते हैं। विदेश सचिव बहुत ही वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति होता है, जो अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर काम करता है। विदेश सचिव की सहायता के लिए 3 अतिरिक्त सचिव होते हैं, जिन्हें एडिशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। विदेश मंत्रालय सामान्यतः 24 प्रभागों में बटा होता है। हर प्रभाग का जो है अपना अपना काम होता है और हर प्रभाग का एक संयुक्त सचिव होता है, जो कि अपना जो काम है, मतलब अपना जो प्रमुख
प्रभाग का काम है उसको देखता है। भारतीय विदेश मंत्रालय में जो है 12 प्रादेशिक विभाग भी होते हैं जो प्रादेशिक स्तर पर संबंधित कार्यों का निरीक्षण करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो प्रभाग है, 12 प्रादेशिक जो प्रभाग है, ये अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, कैरिबियन देश, खाड़ी देश, पूर्वी एशिया के देशों के संबंध में जो है विस्तृत जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस समूह के देशों के संबंध में सरकार को समय समय पर जो है परामर्श देते रहते हैं। इस समूह के देशों का काम एक प्रभाग संभालता है और इन प्रभागों की संख्या 11 है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम का जो है संपादन करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंतरिक कार्यों के संपादन के लिए, मतलब जो विदेश मंत्रालय है इसके अंदर भी तो काम होता होगा, तो इसके आंतरिक कार्यों का संपादन करने के लिए एक प्रशासनिक विभाग भी होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम प्रशासनिक कार्य संबंधी प्रशासन से रिलेटेड जो भी कार्य होता है उसको करना होता है। नीति निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रभागों के संबंध में विस्तृत ज्ञान की जरूरत होती है। विदेश नीति के निर्माण के लिए जितने भी विदेश मंत्रालय के प्रभाग है इसके संबंध में जो है किसी भी व्यक्ति को जो है विस्तृत ज्ञान की जो है आवश्यकता पड़ती है। भारतीय विदेश विभाग के अंतर्गत स्टार्टिंग जब इसका जो है स्टार्ट हुआ था तब इसके अंतर्गत जो है नीति के नियोजन, अनुसंधान, आकस्मिक घटना का निराकरण और विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी विशेष प्रभाग का निर्माण जो है नहीं किया गया था। केवल एक ही प्रभाग था, वो था ऐतिहासिक प्रभाग, जो किसी भी देश की ऐतिहासिक घटना, विवरण और किसी भी प्रकार की सूचना जो है उपलब्ध कराता था। पर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे इन प्रभागों की जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी होती गई। 1962 के अक्टूबर में भारत सरकार ने चीनी आक्रमण, जब भारत पर चाइना ने जो है आक्रमण किया था, इस आक्रमण से जो है अनुभव प्राप्त करके भारत ने योजना और अनुसंधान प्रभाग की जो है स्थापना की थी। जब आक्रमण हुआ तब विदेशी प्रभाग के पास जो है विवादित सीमावर्ती इलाका, मतलब जिस सीमावर्ती इलाके में विवाद हुआ था उसके विषय में जो है हमारे विदेशी विभाग के पास कोई विशेष जानकारी नहीं थी। इस कमी को पूरा करने के लिए 1963 में नेहरू जी ने पूर्वी एशिया अनुसंधान और समन्वय प्रभाग की जो है स्थापना की थी। शुरू में इसका कार्य क्षेत्र चीन की समस्या से संबंधित मामलों का अनुसंधान करना था, पर नेहरू की मौत के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना और अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की, जिसे करंट रिसर्च डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रभाग विस्तृत आधार वाला होने के कारण समसामयिक विषयों का विस्तृत रूप से अनुसंधान करता है। 1966 में इसका नाम बदलकर नीति नियोजन और समीक्षा समिति रखा गया और बाद में इसे अलग अलग कर नीति नियोजन और समीक्षा प्रभाग के रूप में जो है स्थापित किया गया। इस प्रभाग का उपयोग वास्तविक रूप से जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया था। वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत पॉलिसी प्लानिंग और रिसर्च डिवीज़न है और इस प्रभाग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अनुभवी और जो विवेकशील अधिकारी है उनके द्वारा नीतियों का निर्माण और नीतियों के संबंध में पूर्व अनुमान लगाना है। नियमित रूप से काम करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उनको जो है इस प्रभाग में स्थान दिया जाता है। विदेश विभाग की यह खासियत है कि यह अपने अनुभव प्राप्त और योग्य IFS के जो अधिकारी होते हैं इनको ही विभिन्न देशों की राजधानी के जो दूतावास होते हैं, ठीक है, राजधानी में अपने जो दूतावास होते हैं उसमें भेजते हैं। और ये पदाधिकारी क्या करते हैं, ये पदाधिकारी दूतावास के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का जो काम होते हैं उनका संपादन करते हैं। कार्यों के संपादन में इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस देश में वे रह रहे हैं, मतलब भारतीय विदेश मंत्रालय है, जिन लोगों को राजदूत बनाकर अन्य देशों में भारत के स्थित जो दूतावास है उसमें भेजा गया है, तो वो पदाधिकारी जिस देश में गए हैं
उस देश की जो जानकारी है, ठीक है, या राजनीति से संबंधित जो गतिविधि है, सूचनाएं हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करके, जो विकास है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करके इसकी जो सूचना है वो अपने देश की सरकार को देती है। विभिन्न देश में अवस्थित दूतावास के अंतर्गत काम करने वाले राजनयिक लोग, विभिन्न देशों में जो हमारे दूतावास है और जो राजदूत है वो क्या करते हैं, सामान्य लोगों से जो है खुले तौर पर विभिन्न प्रकार की सूचना तो एकत्रित करते ही हैं, साथ में जो सूचना, अन्य प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो दूतावास के कर्मचारी द्वारा जो है एकत्रित भी करते हैं। इस प्रकार की सूचना को इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये सूचना किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पार्ट 1। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।